आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के बारे में। तो क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए, कम है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछे गए जो रिपीटेड भी है और कुछ क्वेश्चंस क्या है, नए भी है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी कब से कब तक की? 2009 से लेकर 2025 तक की। ऑब्जेक्टिव बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को समझ के बनाइए, आपको आगे काम देने वाला है। चलिए कार्यक्रम को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले का लिस्ट सबको याद रखेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो कह सकते हैं रेसिस्टेंस के लिए आपको इस बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये वाली कहानी तो ऑलरेडी पहले पूछी जा चुकी है। सी वाली कहानी सारे फॉर्मूले पक्का वाला याद रखें, क्योंकि सारे फॉर्मूले लगभग आपको जैसे हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ये सब पूछा जा चुका है। तो इसको एकदम स्क्रीनशॉट लेके सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये सारे फॉर्मूले हो गए, आपको ये 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में भी डेरिवेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे ये सारी कहानी आप कह सकते हैं, ये वाली कहानी करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी के भी बारे में आपको इस बार 2025 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो सबको ध्यान में रखेंगे। धारा सुग्राहिता, चलिए ये सारी चीजें आपको पूछी जा चुकी है। तो सबसे पहले 2025 के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2025 का जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज 2015 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 2015 और 2025 में सेम क्वेश्चन, कहीं कोई अंतर नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी, मतलब चुंबकशीलता की बीमीय सूत्र को आपको बताना है। जैसे उस समय था सेम टू सेम वैसा ही है। किसी एक फॉर्मूले को ऐसा लीजिए जिसके मैक्सिमम जो आपको रहेंगे राशियां जो आपको पता हो, ठीक है, वो ऐसे फॉर्मूले को पकड़ना। तो उसमें हमको सबसे जो आसान लगता है वो अपनाता है F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एल। तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं। F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एल, ठीक है। आपको किसका चाहिए? म्यू नॉट का चाहिए। तो म्यू नॉट को एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ। तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F इंटू 2πr डिवाइडेड बाई I1 I2 L, ठीक है। अब F के लिए न्यूटन, ठीक, 2 का कुछ नहीं, ये R के लिए क्या हो जाएगा? मीटर, I का एम्पियर, तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू L लेंथ मतलब मीटर। तो मीटर से मीटर साफ, सिंपल सा इसका क्या हो जाता है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे हम 2025 के क्वेश्चन के अंदर हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन? लगभग सबको याद रहता है ML/T-2। और एम्पियर के लिए, एम्पियर करंट का होता है I, क्या लिख सकते हैं? 2। ये अपना क्या हो जाएगा? ML/T-2 I-2। ये तो सी कहानी। अब कौन सा है? ML/T-2, A-2 लिखो या I-2 लिखो, एक ही बात होती है। तो ऑप्शन ML/T, वहां प्लस था, यहां भी प्लस है, यहां भी माइनस है, लेकिन A पे पावर -2 नहीं है। या इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ML/T-2 A-2, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि 2000 इससे पहले जो 2015 में पूछा था उस टाइम जो ऑप्शन दिया था वो I के टर्म में दिया था, इस बार जो ऑप्शन दिया वो A के टर्म में दिया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, बिना किसी झंझट का। इसको ही फिलहाल याद रखेंगे, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को हम आगे यूज करने वाले हैं। किसके लिए? म्यू के लिए, ठीक है। चलिए, तो 2015 देखिए, अब 2015 में जो क्वेश्चन था सेम टू सेम था, सिर्फ यहाँ पे अब की बार जो पूछा वो एक टर्म में पूछा है और पिछली बार जो पूछा था वो I के टर्म में पूछा था। सेम कहानी, सेम फॉर्मूले को लेकर हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है व्हेन एमीटर इज शंटेड देन इट्स मेजरमेंट लिमिट, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? देखो, जब एमीटर को शंट करने का मतलब क्या है? कम प्रतिरोध का को समानांतर क्रम में जोड़ देना, ठीक है। जिससे क्या होगा कि करंट ज्यादा ये फ्लो होने देगा, क्योंकि कम प्रतिरोध का लगाए तो इस साइड से ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शंट का ऑलरेडी डिफिनेशन 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक। तो ये क्या करेगा कि अब ज्यादा करंट को फ्लो होने देगा। क्या करेगा? ज्यादा करंट को फ्लो होने देगा। तो इसकी माप सीमा क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। इतनी सी कहानी, ठीक है। 2016 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन 2016 में पूछे हुए हैं, ओके। चलिए,
अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड इन एनी मूविंग गैल्वेनोमीटर देन इट्स सेंसिटिविटी, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ जाए तो इसकी शीघ्र या संवेदनशीलता क्या होती है। तो चाहे आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें या करंट सेंसिटिविटी की बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई आई या थीटा बाई कह सकते हैं भी, और ये क्या होता है एन बी ए अपॉन के। तो दोनों में देखोगे, चाहे करंट सेंसिटिविटी की बात करें चाहे वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, वो क्या है एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है फॉर्मूले में, तो एन के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो ही हम एन की वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्या रहे फेरों की संख्या क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो फेरों की संख्या जो ही बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अपना सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, इंक्रीज करेगा या बढ़ जाएगा, इतनी सी कहानी। नेक्स्ट, म्यू यूनिट ऑफ रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इज, रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो कुछ ऐसा रहता था, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका मात्रक पूछ दे, या ऐसा पूछता था रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पूछता था। और ये ऑलरेडी पता है कि ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा हम इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे बनाना आसान हो जाए। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज यदि सॉल्व करके याद रखते हैं तो इसी बहाने आपका 1-2 यूनिट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको जो पता है उसी के हिसाब से चलते हैं। इसका हमको पता है 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या बनाना है, चलो इसको यूज करेंगे, इसी को लेके चलते हैं, हटाओ इसको। ये क्या होता है, सी के इक्विवेलेंट होता है, अपने को निकालना किसका है, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, यही निकालना है ना। तो इसको क्या करेंगे, कुछ ऐसा कर लेते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट साफ, ये बच जाएगा अपना। अपने को इसको और लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं, रूट अंडर म्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको इतना लिख सकते हैं। अपने को क्या पता है 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, सी होता है। तो इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, इसको और लिखते तो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हो जाता सी। इसको लिखते म्यू नॉट इंटू सी, ठीक बात है। म्यू नॉट अभी जस्ट निकालें, क्या था, न्यूटन पर एम्पियर, लगा देते हैं। इसको हम म्यू नॉट का लिखते हैं यूनिट तो क्या लिखते हैं, न्यूटन पर एम्पियर, ठीक, का स्क्वायर इंटू सी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा दायां बायां करके निकालते हैं, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग न्यूटन इंटू मीटर को जूल लिख सकते हैं। अब चार्ज को एम्पियर को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो इसको हम लोग लिखते हैं एम्पियर इंटू चार्ज का सिंपल सा कूलम्ब पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड साफ हो जाता, ठीक है, इतनी सी कहानी। ओके, अब और हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम्ब, जूल पर, इसको थोड़ा सा दाया बाया कर लेते हैं, जूल पर कूलम्ब इंटू 1 बाई एम्पियर। जूल पर कूलम्ब वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको हम लोग और लिखना चाहते हैं, क्या लिखते, वोल्ट बाई एम्पियर। ऐसा हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई, मतलब वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। समझे थोड़ी सी कहानी, तो थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन, कह सकती है अच्छा क्वेश्चन था, ओम, इतनी सी कहानी। इसी फॉर्मूले को हमने यहां पर भी यूज किया म्यू नॉट निकालने के लिए, जो पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो कह सकते हैं इतने क्वेश्चन जो हैं अपने 2025 से पूछे गए। चलिए अब 2024 की बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर कितना कह रहा है, -1/2। इसका मतलब है
ये कह रहा है कि ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यदि याद होगा तो ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, मतलब ये किसके बराबर होता है, c के। और c कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता है, तो फटाक से आंख बंद करके इन्हें मार देंगे आंसर। बिल्कुल नहीं, यहां पे देख, ये कवर करना है, ये दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में, एक दिया है किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में तो कोई दिया नहीं है, तो यह लिए 3 इंटू 10⁸ या 3 इंटू 10⁸ मार दिए और रोते रहे। तो इसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर बदलने का तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 10⁸, और इसको सेंटीमीटर में बदलना, डेसी सेंटी 10⁻⁻², तो मतलब 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये याद हमेशा रहता है 3 इंटू 10⁸, तो वो नहीं, यहां पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले, तो आना है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए बार बार कहते हैं, वह डेसी सेंटी मिली माइक्रो वाली कहानी को याद करके रखो, आपको काम देगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइक्रो, डेसी, सेंटी। चलिए कहानी में चलते हैं, दूसरे में क्या रहा है, ये ऑलरेडी 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऐसा नहीं पूछा था। 2018 में डायरेक्ट आपको ये लिखने के लिए बोला गया था, 3 इंटू 10⁸ या c पूछा था, ऐसा ही कुछ पूछा था, लेकिन रिपीट क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार। अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्या वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B, चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान। सेम क्वेश्चन आपको 2019 में भी पूछा है, एज इट इज, इसलिए ना कहते हैं बार बार। क्या होता है, m क्रॉस b होता है, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर, a। ऑलरेडी पूछे हुए हैं, फॉर्मूला तो याद ही होगा, जैसे 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा है ना, जैसा ही आपको 2024 से पूछा है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया, वहां स्मॉल m, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m क्रॉस b, सॉरी m क्रॉस b किधर है, ये सेम क्वेश्चन। लोग कहते हैं क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछता है। चलिए क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा है, रिलेटेड। ठीक है, नॉर्मली पिछले बार जो वीडियो था, यदि आपने देखा होगा, तो उसमें भी ये वाला लिस्ट दिए थे, कहते वह याद करो। तो टेस्ला होता है, ये तो पता ही है, तो टेस्ला का कोई झंझट नहीं, ये तो होता ही है। ये कह रहा है मात्रक नहीं है, तो किस, टेस्ला होता है, टेस्ला बार वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी पता है। जो नहीं पता है, इन दोनों में समस्या है। ठीक है, तो इन दोनों की समस्या को दूर करने के लिए एज इट इज क्वेश्चन 2000 कब पूछा है, 2016 में पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय, उसका डायमेंशन लिखने के लिए बोला। यदि आपको मात्रक लिखने आता है तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो एक ही साथ दोनों को सॉल्व करते हैं। पढ़े होगे F इज इक्वल्स टू क्यू भी बी, तो अपने को B का चाहिए, तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, F बाई क्यू भी लिख सकते हैं। चलिए, F का क्या होता है, न्यूटन, Q का क्या होता है, आवेश का, चार्ज का क्या होता है, आवेश का होता है सिंपल सा एम्पियर इंटू सेकेंड। चलिए, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से सेकेंड साफ, तो क्या मिल गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब पीछे वाला भी मिला लेते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर कौन सा है, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी मात्रक होता है, मतलब पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, और यहाँ पे भी लिखे हो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ओके, याद था तो अच्छी बात है। जो नहीं होता है वो कौन सा होता है, ये जो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो जिस बंदे ने इस क्वेश्चन को किया था थोड़ा सा समझ के, वो एक तो किया ही होगा। चलिए अब डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन इसका निकालेंगे तो न्यूटन का क्या होता है, MLT-2, एम्पियर का A और मीटर का L। ठीक है, तो चलिए आगे कार्यक्रम में चलते हैं। तो ये अपना हो जाएगा M, L ऊपर जाएगा तो L 1 - 1 T - 2
A -1, ये कितना हो गया ML0 T -2 A -1 हो जाएगा। तो किसके साथ मैच करता है? A -1 इसमें है, एक ही में तो है। चलो ML0 T -2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यदि 2016 का आपने क्वेश्चन बनाया होगा, जिस बंदे ने 2024 में जो बैठा था, उसको तो ये पता था ना इसका डायमेंशन यहां तक कैसे पहुंचते हैं। जब उस समय इसको हमने बताया था, 2024 का क्वेश्चन क्यों नहीं बनता? इसलिए बार बार कहते हैं क्वेश्चन बैंक को खूब अच्छे से पढ़िए। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आया? डी आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 में, द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। सेम क्वेश्चन देखो 2022 में भी था, उस समय भी I = CNBA थीटा का बताए थे, जाकर देखना वीडियो में होगा वहां पे, ठीक है। तो किसके समानुपाती होता है? चाहे इससे बनाइए या उससे बनाइए, तो यहां दिखेगा ये समानुपाती होता है थीटा के, ठीक है। वहां पूछा था G बराबर, जो कांस्टेंट है G बराबर क्या होता है, तो किसके समानुपाती होता है? थीटा के। तो छठा का क्या हो जाएगा? A। अब इसमें सेम कहानी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, निम्नलिखित से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो ये फॉर्मूला जब याद था तो थीटा भी तो याद ही रहा होगा ना, तो इसी को कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यही हो गया अपना गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, C/NBA, C/NBA। क्या रिपीट होता है ना, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा समझ के पढ़िए, जितना भी फॉर्मूला दिए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बनेंगे। तो आ गए नेक्स्ट, क्या रहा है? The electron of charge E moving parallel to uniform line of force in magnetic field B। मान लो ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ मोशन में है, ओके। फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल आरेखों रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। सेम क्वेश्चन याद होगा, थोड़ा सा देखो 2021 में क्या पूछा था? चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक। जिसको ये पता है उसको ये नहीं पता होना चाहिए, चाहिए ना। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है? F = Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? Q V B साइन थीटा, सही है। अब चूंकि B की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वही V का डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है? यहां पे जो थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0। तो लिख सकते हैं Q V B इंटू 0। क्यों 0? क्योंकि थीटा 0 है तो साइन 0 0। तो ये पूरा का पूरा बल क्या हो जाएगा? 0, सही है। तो सी है। हम ही कहते रहते हैं, कुछ कमेंट करते रहिए कि लगे कि हाँ चलो इंटरेस्ट आ रहा है, ओके। तो 8 का हो गया अपना 0। चलिए 9 की बात करते हैं। 9 तो अभी जस्ट बात किए कि बी चुंबकीय क्षेत्र बी में एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। क्यू भी साइन थीटा होता है, या सिंपल से कहते हैं क्यू भी क्रॉस B। तो क्यू भी क्रॉस B तो क्या हो जाएगा? 9th का A। अभी तक तो मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। अब कहोगे ये तो नहीं लिखे हैं कि कौन से साल पूछा है। ये नहीं पूछा है, लेकिन पूछा क्या है? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टू कन्वर्टिंग ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो पढ़े तो थे कि भैया गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए लार्ज रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो जब एक पूछा तो इससे रिलेटेड दूसरा भी याद रखने का है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या रहा है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो कह सकते हैं लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 10th का क्या हो जाएगा?
ए। ये सब याद रखना है और ये पूरा पूरा जो लिस्ट है सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसमें क्या था 17 में, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, तो इसमें के लिए क्या चाहिए, लार्ज रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए। तो यहां पे जैसे नहीं पूछा था कि सीरीज या पैरेलल, तो ये याद रखना है, टर्म्स को याद रखिए। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। 11 हो गया। 12 क्या रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। कैसा रहता है, कह सकते हैं जैसे मान लीजिए एक सर्कल होता तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, तो सेंटर पे जो होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, मतलब कुछ ऐसा। यदि यहाँ पे गोलू बनाते हम तो ये क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती, तो कहते ये सतह के क्या है, लंबवत है। तो कहते सतह के क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। फिगर में भी दिख रहा होगा, ये कॉइल है, ये जो हरा वाला अभी खींचे हैं वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो 12 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 13, the nature of electron beams moving with uniform velocity in the same direction will be, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा है कि शायद आपको जो बिहार बोर्ड है इसका कोई आंसर नहीं दिया है। ओके, तो यदि इन जनरल केस की बात करते, मतलब कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन की यदि हम बात करते, ठीक, तो उस टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स जो अपना कह सकते हैं विद्युतीय जो बल होता है, ठीक है, वो जो प्रतिकर्षण का वो ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, चुंबकीय बल के। इसके कारण इस केस में बीम क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन यदि बीम की वेलोसिटी क्या हो, वेरी हाई वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो उस समय क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक तरफ आना शुरू करेगा, तो उस टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो कंडीशन तो यहां दिया नहीं है कि कौन से केस के लिए। तो यदि हम नॉर्मल केस की बात करते हैं, एकदम नॉर्मल, मतलब कह सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो उस टाइम में हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग। यदि हम बात करते हैं वेरी हाई वेलोसिटी के टाइम में, तो उस समय क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो यदि नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन पूछता है तो इसका मेरे हिसाब से आंसर कोई नन दिया था, क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं था कि आपको नॉर्मल कंडीशन है या वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मोशन है। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम यदि पूछे नॉर्मल कंडीशन या वेरी हाई वेलोसिटी पूछे तो ध्यान में रखना है कि किसको फॉलो करना है। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 13 का ले सकते हैं हम, नॉर्मल कंडीशन मान लिए इसलिए ले सकते हैं। ओके, तो चलिए 13 का भी, अब मत कोई ये कहिए कि सर बुक में या कहीं और कोई बताए हैं, कुछ भी सही नहीं है, दोनों में से चारों ऑप्शन गलत है, तो हम पहले बता दे रहे हैं शायद, ठीक है, कि आपका जो हो सकता है बुक में आंसर हो इस चारों में से किसी को भी फॉलो नहीं करता हो, मतलब नन ऑफ दीज के साथ चला जाए। तो कंडीशन समझ में आया, किस कंडीशन में कैसा रहेगा। ओके, तो 13 का क्या हो जाएगा, बी। कह रहा है द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सोलेनॉइड, कह सकते हैं परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। ऑलरेडी सीट जो शुरुआत का है फॉर्मूला, उसमें भी सीधे ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला वहां भी लिखे हुए हैं। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू ए इंटू एल। ठीक है, और ऊर्जा घनत्व क्या होता है, कह सकते हैं ऊर्जा घनत्व जो होता है वो होता है ऊर्जा बटे आयतन, या कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी मतलब बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट ए एल डिवाइडेड बाई, आयतन के लिए क्या लिख सकते हैं, ए एल लिख सकते हैं वॉल्यूम को, तो ए एल से एल साफ, तो क्या बच गया अपना बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो साथ यहां पूछा ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा का ये फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ए एल लिख के दे या वहां डायरेक्ट भी लिखते, कैपिटल भी लिखते वॉल्यूम के लिए तो भी चलेगा। ओके, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 15
क्या रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल, रेडियस को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है, एंड द करंट इज मेड हाफ, और करंट की वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एन आई ए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, और ए क्या होता है, एरिया होता है। तो यदि हम बात करें, केस अपने पास टू है, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में रेडियस r1 इक्वल्स टू r कह रहा है, और इसमें क्या कह रहा है, कर लो लूप रेडियस को डबल कर दिया गया, मेड डबल, मतलब r2 किस क्या कह रहा है, सिंपल सा 2r। फर्स्ट केस में i1 की वैल्यू i लेते हैं, तो सेकंड केस में i2 की वैल्यू कितना कह रहा है, धारा आधी कर दी जाती है, करंट को हाफ कर देते हैं, तो मतलब I/2। तो यहां से m, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं बोला है, तो n क्या है अपना 1, तो यहां से m बराबर लिखते हो तो क्या लिखते, m1 बराबर लिखते, तो IA मतलब I इंटू IR², और यहां से m2 बराबर लिखते हो तो क्या लिखते, I सिंपल सा I2 A2, मतलब I2 की वैल्यू I/2, और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई 2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा I/2 इंटू पाई इंटू 4r²। तो ये हो गया अपना कितना, ये सी एक 2 हो गया, तो यहां से लिख सकते 2I इंटू पाई r²। ये किसकी वैल्यू, m2 की वैल्यू। देखो I/r² किसकी वैल्यू है, m1 की, तो यहां लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू 2m1। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, डबल, दोगुनी 15 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, इफ t is time period and v is maximum speed of a charged particle in cyclotron, ओके, कह रहा है क्या चीज, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t और महत्तम चाल v हो तो। नॉर्मल केस की यदि हम बात करें, आवर्तकाल चाल पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है 2πm/q इंटू बी, ठीक है, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में कोई ना कोई रिलेशन दिया है। तो यदि हम पहले वाले फॉर्मूले की बात करें 2πr/v की, दूरी बटे वेग की, उसके हिसाब से यदि हम करते तो किसको कहते, t इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। यदि यहाँ पे नन ऑफ दिस रहता तो नन ऑफ दिस को लगाते, ठीक है। तो 1/v क्यों, सिंपल सा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना, टाइम का फॉर्मूला। v इक्वल्स टू क्या होता है, d/t, तो t बराबर क्या लिखते हैं, d/v, यही तो कहानी है। 2πr क्या है, सरकमफ्रेंस है उसका, जिस सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है चार्ज का, तो क्या लिखते हैं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, अदरवाइज कुछ नहीं लिखते। एक्चुअली इसका आंसर कुछ होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन है, तो उसमें से यदि किसी एक को मारना ही है, यदि क्वेश्चन गलत है तो नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन यदि देना ही था, यदि मान के चलता को इसी को लेके चलना है तो लेके चलते, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो हो गया 16 का C, या नन, या सिंपल सा नन लिख ही देते हैं। तो आते हैं 17 पे, क्या रहा है, इफ एनी एमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एमीटर को जब शंट किया जाता है तो टोटल रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है, देखिए जब एमीटर को आप शंट करोगे तो आपको जो शंट का है उसको जोड़ा जाता है कैसे, पैरेलल, और पैरेलल जोड़ने के कारण टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का टोटल रेसिस्टेंस जो होगा पैरेलल के केस में डिक्रीज कर जाता है। याद होगा पैरेलल केस में जब रेसिस्टेंस 3-4 रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ोगे तो वहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिले, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जब किसी एमीटर को शंट किया था तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या करेगा, कम हो जाएगा, कहां है, घटता है। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स, इसका तो खूब यूज होता है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। लॉरेंज बल किसका किसका योग होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, और दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का। तो
Q इंटू ई अपना बनाता है कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और Q V क्रॉस V बनाता है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो जाएगा आंसर 18 का ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज, धारावाहिक कुंडली की विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं NIA, तो NIA ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, तो 19 का हो जाएगा सी। चलिए 20 की बात करते हैं, 20 में कह रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल, इसको याद करने का इससे पहले भी शायद करंट में बताए थे। एमीटर चूंकि अल्फाबेट में पहले आता है, वोल्ट मीटर क्या आता है बाद में आता है, इसलिए अल्फाबेट में जो पहले आता है उसके लिए जीरो, जो इनफाइनाइट। एमीटर का यदि बोला जाए आदर्श एमीटर का या आइडियल एमीटर की बात की जाए तो उसके लिए जीरो होगा, वही आइडियल वोल्ट मीटर की बात की जाती तो उसका इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, एमीटर का पूछा है ना, तो जीरो हो जाएगा, सही जा रहे हैं। चलिए 20 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ का भी शुरुआत में लिखे हैं, ओके। निम्न से कौन बायोट-सेवर्ट्स नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। देखिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ ये होता है अपना, अब यदि इसका सदिश रूप बनाओगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, तो लगा देते हैं इसके साथ यूनिट वेक्टर। ये हो गया इसका सदिश रूप। इसको और थोड़ा सा प्यार से लिखते तो क्या लिखते, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस, सिंपल सा साइन है, डीएल साइन आर लिखा हुआ है ना, तो डीएल भी वेक्टर अपना होता है, तो डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वेक्टर डीएल इसको वेक्टर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा क्या चीज, अदरवाइज यदि वेक्टर फॉर्म में, एक्यूरेट वेक्टर फॉर्म में लिखते तो कुछ इसको ऐसा लिखते, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यदि क्या यूनिट वेक्टर के टर्म में था आर स्क्वायर नीचे रहेगा, और यदि वेक्टर के टर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। 22, एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, एमीटर जीरो के पास होता है आइडियल के लिए, तो सभी स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, कम होता होगा, तो कम होता है, बहुत कम होता है, तो 22 का सी। चलिए 23, ए चार्ज क्यू मूविंग इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बोथ एग्जिस्ट देन फोर्स ऑन इट। एक आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। और वो क्या होता है, जस्ट इससे पहले भी आया था, क्यू ई भी क्रॉस बी, क्यू ई भी क्रॉस बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 23, 23 का क्या हो जाएगा सी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था ना लॉरेंज बल का फॉर्मूला, तो उसमें और इसमें कोई तो अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं, क्या रहा है, ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करंट आई, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी। कमेंट करके बताना भी है कि समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। और हम कोशिश करते हैं, अभी दिमाग में आया कि थोड़ा आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना रहता है तो थोड़ा रुक रुक के मतलब स्पेस देके, ठीक है। तो क्या थे, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग ए करंट आई, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी बाई 8। ओके, तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया है, यदि ये सर्कुलर कॉइल है, ये इसका सेंटर है, यहां से ये पॉइंट पी है और ये एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, कहां पे है ये एक्स डिस्टेंस पे है, उसके लिए फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक सही है। अब सेंटर की बात करते हैं तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो यदि हम लिखते बी सेंटर तो एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और x की वैल्यू 0 तो आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर,
तो यहां से हो जाएगा आर क्यूब 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये अपना क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई आर, इतना बन जाएगा। जो ही एक्स की वैल्यू हमने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। अब क्या रहा है कि कितने डिस्टेंस पे b/8 होगा। चलिए हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पे b/8 था, तो x डिस्टेंस के लिए कह सकते हैं b x डिस्टेंस पे फॉर्मूला सेम यूज करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। सही है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, बी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, b/8। ओके, जो केंद्र चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के लिए इसका मान कितना दिया गया है, b। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो एक चूंकि नीचे आर लेके आए एक्स्ट्रा, तो ऊपर कर लेते हैं, तो इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। जो ही 2 पाई आई, ठीक है, और आर ये क्यूब कट के वापस से आर स्क्वायर एज इट इज। ये करने का रीजन था कि देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर किसके बराबर है, बी के, तो इसी बी को पुट करने के लिए, तो b/8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। यहां से b से b साफ, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 8r क्यूब। लिख सकते हैं ना इसको इतना, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 3/2 का पावर चढ़ा देते हैं, मतलब 2/3 का पावर चढ़ा देते हैं। तो 2/3 का जो ही पावर चढ़ाओगे तो ये बन जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो और ये हो जाएगा अपना 4r स्क्वायर। चढ़ा के देखोगे, जगह कम है इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये इस साइड चला जाएगा तो 4r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, √3r। और चूंकि यहां हम लोग स्मॉल r यूज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा r बोला है, कैपिटल R। ठीक है, तो अपना मेन क्या हो जाता है, x बराबर कितना, √3r, तो √3r। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा मेन फॉर्मूला ऑलरेडी याद रखने के लिए बोले हैं। सेंटर के लिए बात करते तो x की वैल्यू 0 डाल के अपना ये वाला फॉर्मूला बन जाता, इस फॉर्मूला क्या ये वाला बनता। अब इसमें x ही निकालना था, तो वैल्यू को पुट के थोड़ा दायां बायां किए और अपने गोल तक पहुंच गए। ठीक है, तो √3r हो जाएगा। ओके, चलिए 24 हो गया अपना। चलिए 25 कह रहा है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए रीजन कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, देन जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील आवेश को मतलब किसी आवेश को गति कराओगे तो वो गोल गोल घूमने लगता है। देखिए होगे, फोर्स जो लगता है उसको गोल गोल घुमाता है, सर्कुलर पाथ पे घुमाता है, और उसकी चाल नहीं बदलती है। तो कह सकते हैं क्या होता है, वेग क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स सेम रहता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है। ओके, मान लीजिए ये अपना ईस्ट है, पूरब की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। कौन ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी के साथ मान लिए। ठीक, टुवर्ड ईस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लिया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इसको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसा है। ओके, एक्सर्ट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अलोंग, तो देखिए
अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q वेक्टर V क्रॉस B, पता है, मतलब V से, V का डायरेक्शन यही है ना, ईस्ट है, ये V का डायरेक्शन है, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B मतलब इस तरफ, कब, जब ये Q जो होता है वो पॉजिटिव होता है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, F का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस Q V क्रॉस B, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है ना, तो माइनस मतलब जो हमने इससे निकाला उस जस्ट उल्टा, मतलब ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज की बात करते तो वो अंदर की तरफ होता, जबकि ये बाहर की तरफ होता, ठीक है। यदि मान लो इस फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, समझने में ज्यादा आसानी होगी, मान लो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और ये अपना क्या है, ईस्ट की तरफ अपना कौन जा रहा है, v वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके, ये डायरेक्शन किसका है, v का, तो v क्रॉस b करेंगे तो ये, तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर, पॉजिटिव के लिए, लेकिन निगेटिव की बात करते तो क्या होता, जस्ट डायरेक्शन पलट जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, पॉजिटिव होता तो अंगूठा ऊपर जाता, प्रोटॉन की बात करता तो फोर्स क्या, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता, ऊपर की तरफ, कह सकते हैं उत्तर की तरफ, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात है तो ये अंगूठा क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नीचे के डायरेक्शन को दिखाएगा, इसलिए यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ, ठीक है। घर पे बैठ के इस वाले से कोशिश कीजिएगा, इस वाले से भी कर सकते हैं, ईस्ट की तरफ आप क्या किए, ये ईस्ट है अपना और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं, और यहां से आप निकाल सकते हैं सिंपल सा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इस केस में आपको या बाहर आएगा या अंदर जाएगा, तो बोर्ड पे कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनेगा, ना बनेगा, इसीलिए ओके, तो हम उस तरीके को यूज करके आपको बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ आपका कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने वाला है, तो 2018 पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब बी बाई ई का आपको रेशियो पूछा जा रहा है, तो बी बाई ई अपने को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बाई क्या निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू भी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्यू इंटू ई, क्यू से क्यू साफ, और ये फोर्स बाय फोर्स, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं, मतलब कह सकते हैं सिंपल सा 1, और यहां से क्या कह सकते हैं, भी बी बाई ई, तो बी बाई ई हम लिखते, बी बाई ई लिखते हम, चूंकि इसलिए क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ यूनिट निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है 1 बाई भी, 1 बाई भी का मतलब 1 बाई मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स सेकेंड पर मीटर, ठीक है, तो इसी को और हम लिखते तो क्या लिखते, सेकेंड पर मीटर लिख सकते थे, तो आंसर क्या हो जाता, सेकेंड पर मीटर, इजी था क्या, तो ये हो गया 27 का बी। नेक्स्ट 28, व्हेन ए एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप परास क्या होगा, देखिए जब एमीटर को किसी शंट किया जाता है तो क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को पैरेलल जोड़ते हैं, अब पैरेलल जोड़ने के कारण क्या होगा, इसका जो रेसिस्टेंस होगा पूरे सिस्टम का वो क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, जिसके वजह से इसकी माप की सीमा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कम, जिसकी वजह से क्या होगा, माप की सीमा बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए। 29, चुंबकशीलता की बीमा, उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो दो तारों के बीच जो बल लगता है उसका फॉर्मूला, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू L, ठीक है, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू लिखते, यही तो होता है चुंबकशीलता, म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या लिखते, 2 पाई R डिवाइडेड बाई I1 I2 और इंटू F बाई L लिखते, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं, R का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, करंट का यूनिट एम्पियर, एम्पियर तो एम्पियर का स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और L का मीटर, तो मीटर से मीटर साफ, क्या बच गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, ये तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, मात्रक पूछा है, तो न्यूटन का क्या होता है, डायमेंशन पूछा है, सॉरी,
mLt-2 और एम्पियर के लिए A2 इसमें I के टर्म में लिखा है, चलिए हम I ही लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं? I। सही है। अब इसी को एक लाइन में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? mLt-2 I-2 तो हो जाएगा अपना mLt-2 I-2। कौन सा है? ये वाला है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही है। मारिए स्क्रीनशॉट जाते जाते। तो क्या रहा है? समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या करता है? आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में यदि वो गतिमान है तो ही वो क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, तो कह सकते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, तो केवल की कहानी खत्म। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इजी था। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या रहा है? The magnetic field at the center of the circular coil of area A is B। ठीक है, केंद्र पे। ओके, the magnetic moment of the loop will be, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? क्या है? क्षेत्रफल A के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। होने दो। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। देखिए, इससे पहले याद होगा चुंबकीय क्षेत्र के x दूरी पर वृत्ताकार लूप के केंद्र से x दूरी का फॉर्मूला लिखे थे, वहीं से ये वाला फॉर्मूला लेके आए हैं। याद होगा सेंटर के लिए निकाले थे। तो सेंटर के लिए क्या है? B है। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा क्या लिखेंगे? म्यू नॉट 2 पाई I, जो फॉर्मूला था 4 पाई R। चूंकि एक ही लूप है, लूप का नंबर तो बोला नहीं है, तो n बराबर 1। तो यहां से ये अपना दे के रखा। चलिए इसको काटम कुटी कर, पाई से पाई साफ, 2 से ये 2। तो B इक्वल्स टू क्या लिखते? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA। ठीक है, n यहां 1 लेके चलेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? सिंपल सा I इंटू A। ठीक, अब इसमें से हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I बराबर यहां से लिखते तो क्या लिखते? B। ओके, और B इंटू 2R डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये क्या हो जाता? I का फॉर्मूला। और आंसर जितना दिया सब A में दिया है, लेकिन यहां पर तो R आ गया ना। तो R बराबर, R को हम A बना लेते तो कैसे बनता? A बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो R बराबर क्या हो जाता? A बाई पाई पे पावर कितना? 1/2 हो सकता था। चलिए पहले I की वैल्यू इसको लिख लेते हैं। I क्या है? 2BR डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू A। अब R की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 2B बाई म्यू नॉट इंटू R की वैल्यू को A बाई पाई पे पावर 1/2 और A। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा? चलिए, तो 2B A पे पावर यहां कितना है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो क्या हो गया? A पे पावर 3/2, A पे पावर 3/2 और नीचे ये 1/2 पावर है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर पाई म्यू नॉट। लिख सकते हैं ना? तो किसके साथ मैच करेगा? म्यू नॉट 2B A पे पावर 3/2 एक ही में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 2B A पे पावर 3/2 म्यू नॉट इंटू रूट अंडर पाई। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? 31 का आंसर, चलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अच्छा, तो इतने क्वेश्चंस आपको आज तक पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं हम समझा पाए होंगे। तो एक लाइक तो बनता है। ओके, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। क्या यहां तक जो बंदे पहुंच गए, मतलब हम मानते हैं कि वे थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो को देखना इतना आसान तो होता नहीं है। इसलिए अभी एग्जाम तक देख लो, आपको फायदा करेगा। और क्रैश कोर्स का जो हमने बताया, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेकआउट कीजिएगा उसको। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल चलता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।